बच्चों, आज के इस सेशन में और अगला पोइट्री का जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सीखेंगे जो अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं उनमें इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है। उसी सीक्वेंस में मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, और अगर ये सही होता है तो आपके ये 6 मार्क्स आपको दिलाएगा। तो सीखिए और आगे बढ़िए कि कैसे इसको अटेम्प्ट करना है और किस तरह से इसका आंसर देना है। ध्यान दीजिए जो लिखा हुआ है ऊपर, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो उसका उत्तर आप कैसे देंगे, कैसे लिखेंगे, उस पर फोकस करना है, ठीक है ना। रीड द फॉलोइंग लाइंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये लिखा है कि नीचे जो दी गई लाइंस हैं उनको केयरफुली पढ़ें। ये जो लाइंस हैं, ये वाली है ना, इनको केयरफुली पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो आगे क्वेश्चन है उनके आंसर दीजिए। अब इसको रीडिंग कर लेते हैं एक बार, तो इसमें समझ में आ जाएगा। और अगर पोइम आपने पढ़ी होगी, रीड की होगी, तो आपको मालूम होगा कि कौन सा पोइम से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी अंदाजा लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। वैन, वैन पेल। वैन होता है जो रंगहीन, जिसका कोई रंग नहीं होता, फीका पड़ जाना, फीका। जैसे किसी चीज का रंग उड़ जाता है, फीका हो जाता है वो, ठीक है। When pale as a late winter's moon, फीका पड़ गया, पीला पड़ गया, जैसे कि लेट विंटर्स मून। जो लेट विंटर्स मून होता है, सर्दियों का जो चंद्रमा होता है, बाद में जो उसकी ग्लो खत्म हो जाती है, ऐसी इसी तरह से ये जो पोइम, जो लाइंस हैं पोइम की, ये ली गई हैं आपकी जो पोइम है माई मदर एट 66, उससे ली गई है। ये जो आपके सिलेबस में है, फर्स्ट पोइम है, उससे ये लाइंस एक्सट्रैक्ट की गई हैं, उसी का पार्ट है, ठीक है। तो अब ध्यान आ गया होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये लाइनें इसमें हैं। एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, और अभी यहाँ सीख लीजिए, फिर एक बार अपने बुक में जरूर पढ़ लीजिएगा। हो सकता है आपके पेपर में यही वाला आ जाए या उसी से आ जाए, कुछ भी आ सकता है, तो आप अपनी तैयारी जरूर कर लीजिए। हाँ, तो दोबारा इसको स्टडी करते हैं। वेन पेल मतलब जो दादी माँ है उनकी, पोइट की ग्रैंड मदर है, उनका फेस कैसा हो गया है, पेल हो गया है, पीला हो गया है। वैन हो गया है, रंगहीन हो गया उनका, फीका पड़ गया चेहरा। वैन माने फीका पड़ जाना, पेल मतलब पीला, ठीक है। पीला और फीका चेहरा पड़ गया है, उसमें कोई आभा नहीं रही है उनके चेहरे पर, क्योंकि बहुत वो बुजुर्ग हैं, बहुत एजड हैं। उनको लग रहा है कि अब ये इनका जाने वाली है, शायद जाने का समय हो रहा है। एज ए लेट विंटर्स मून, और एज ए लेट विंटर, इतना पीला पड़ गया जैसे कि, एज ए मतलब जैसे कि, लेट विंटर्स मून, जैसे विंटर्स मून होता है, सर्दियों का जो मून होता है, चंद्रमा होता है, उसकी ग्लो खत्म हो जाती है, ऐसा चेहरा हो गया था। फेल्ट दैट, और जैसे ये विचार मन में आया, उनका फेस देखा, तो फेल्ट माने सोचा, ऐसा फील किया, महसूस किया। दैट ओल्ड फैमिलियर एक, पुराना जो जाना पह, फैमिलियर मतलब जाना पहचाना, एक माने दर्द, एक मीन्स पेन या दर्द, ठीक है। तो पुराना जो दर्द था, किसका दर्द था, अपनी दादी को खोने का डर और दर्द उनके मन में था। ये जो पोइट है, इनका अपनी दादी के साथ बहुत लगाव था, ग्रैंड मदर के साथ बहुत अटैचमेंट था, इसलिए उनकी ये हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी, बहुत इमोशनल हो गई थी वो, ठीक है ना। माई चाइल्डहुड फियर, और मेरे बचपन में भी डर जो मेरे मन में था कि मैं कहीं दादी को खो न दूं, तो वो अब डर दोबारा से उभरने लगा था उनका इस तरह का चेहरा देखते हुए।
जो बच्चों को जब ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है किसी से, अपने पेरेंट्स से या दादा दादी से, तो फिर सोचते हैं एक दिन तो इनको जाना है, लेकिन ये जाए नहीं, हमेशा हमारे साथ ही रहें, तो उनको बहुत दर्द होता है। माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन मैंने फिर भी, चेहरे पे मुस्कान थी लेकिन फिर भी मैंने कहा, बट ऑल आई सेड, मैंने क्या कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी मिल लेंगे। सून माने जल्दी, शीघ्र, जल्दी मिलेंगे, फिर मिलेंगे। तो वो एयरपोर्ट पे जा रही थी छोड़ के, अपनी दादी माँ को छोड़ के बाहर जा रही थी, तो एयरपोर्ट पे वो दादी को देख के बोलती है कि मिलते हैं अम्मा, फिर दोबारा मिलेंगे, जिससे कि अम्मा को दुख ना हो, दिल न टूटे अम्मा का। एज आई डिड वॉज स्माइल, और जो मैंने किया वो क्या था, स्माइल करना। एंड स्माइल, एंड स्माइल, और मैं लगातार मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। मतलब धीमे धीमे मुस्कुराती रही, अंदर से नहीं, अंदर से तो रोना आ रहा था, लेकिन दादी को दुख ना हो कि बेटी हमारी अलग हो रही है, तो इसलिए वो दुखी ना हो, इसलिए वो, उनको दुख को दबाने के लिए स्माइल दी जा रही थी, मुस्कुराई जा रही थी। इस तरह ये समझ में आ गया होगा फीलिंग क्या है। अब नंबर 1 क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको कैसे आंसर देंगे आप। हाउ वॉज द पोइट्स मदर कंपेयर्ड, पोइट्स की मदर को किससे कंपेयर किया गया था, किससे तुलना की गई थी, जो पोइट की मदर है उनकी तुलना किससे की गई थी। तो अब इस पर ध्यान देना है कि यहां लिखा हुआ है ना, एज ए लेट, एज लिखा है ना, एज, लाइक एज होता है, वहां क्या होता है, सिमिली होता है ना, फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच देखिए सिमिली है, उपमा अलंकार है ना, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, एज ए लेट विंटर्स मून। तो यहाँ आंसर इसका दिया जाएगा, जब आप आंसर एग्जाम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, द पोइट्स मदर वॉज लुकिंग वेन, लिखा है वेन, पोइट्स मदर वॉज लुकिंग वेन, पेल, है ना, एंड शी वॉज कंपेयर्ड विद, अब इसका आंसर देना है ना, तो लिखा है शी वॉज कंपेयर्ड विद अ लेट विंटर्स मून, लिखा है अ लेट विंटर्स मून। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिखेंगे, द पोइट्स मदर वॉज लुकिंग वेन, पेल, एंड शी वॉज कंपेयर्ड विद अ लेट विंटर्स मून। इसको नोट कर लीजिए, सभी बच्चे इसको नोट कर लें, पेन लेके, कॉपी लेकर इसको याद कर लें, इसका आंसर कैसे लिखना है। अगर एग्जाम में आता है तो इस तरीके से आप आसानी से लिख पाओगे, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें, अगला क्वेश्चन को लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द पोइट फील, पोइट को कैसा फील हुआ जब दादी को छोड़ के जब वो जा रही थी स्टेशन पर, तो उसको कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ। तो अभी हमने जैसा डिस्कस किया था वही ऐसे ही आंसर होगा इसका, द पोइट फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, लिखा है ना ओल्ड फैमिलियर एक, इसमें भी लिखा हुआ है फेल्ट, है ना। तो द पोइट फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, हर चाइल्डहुड फियर। अब माई की जगह क्या हो जाएगा, हर, आप थोड़ी माई लिखोगे आंसर में, उसके बारे में लिख रहे हो ना आप, तो हर यहाँ आएगा, ठीक है, माई की जगह क्या आ जाएगा, हर, हर चाइल्डहुड फियर। इस तरह से ये इसका आंसर हो गया सेकंड नंबर का। तो एक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो होते हैं 2, अगर एक सही लिख दिया तो 2 मार्क्स हैं। इसी तरह से इसके भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस तरह से अगर तीनों अगर सही हो जाते हैं तो आपको 6 मार्क्स स्कोर होंगे, आपके 10 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर।
हाँ, इसको नोट कर लीजिए और इसको बार बार लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आप एग्जाम में अच्छा लिख पाए। एक बार देख के लिखिए, बिना देख के लिखिए। जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको जल्दी याद होगा। रटने से याद नहीं होता कोई भी चीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोइट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल। पोइट ने फेयरवेल के टाइम पे क्या किया? तो उसका फेयरवेल होना था, तो उसने क्या किया? फेयरवेल मतलब विदाई। दादी से जब वो विदा ले रही थी, पोइट विदा ले रही थी, तो एयरपोर्ट पे, तो उनको क्या, उन्होंने क्या किया? व्हाट डिड द पोइट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल। ठीक है। अब इसका आपको लिखना है आंसर। तो इसका आंसर ऐसे लिखा जाएगा, एट द टाइम ऑफ फेयरवेल लिखा है ना, एट द टाइम ऑफ फेयरवेल ना, तो ये भी लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे। एट द टाइम ऑफ फेयरवेल द पोइट ओनली सैड, उसने सिर्फ बोला, लिखा है ना, सैड लिखा है, बट ऑल आई सैड वाज, देखिए ये आंसर भी दिया हुआ है ना, दिया है ना, ये ऑल आई सैड वाज, है ना, ऑल आई सैड वाज। इसी तरह से इसका आंसर आप लिखेंगे। ठीक है। अभी दिख रहा होगा और क्लियर से। हाँ, अब दिख रहा है, अब साफ दिख रहा होगा। ओके। तो अगेन, एट द at the time of farewell the poet only said that she would see अम्मा। तो उसने बोला था सी यू सून अम्मा, देखो बोला था, और आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। तो ये इसका आंसर है, सेड दैट शी वुड सी अम्मा सून। ठीक है, यू की जगह अम्मा आ जाएगा ना फिर। शी वुड सी अम्मा सून, में अम्मा को जल्दी मिलूंगी। एंड शी का मतलब यहाँ पे पोइट के लिए आया है, जिसकी पोइट है ना कमला दास है, उनके लिए शी का यूज हुआ। दो बार सी यूज हुआ है ना, तो यहाँ पे समझ जाना चाहिए। तो इसके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए ब्रैकेट में इसको लिख दिया गया है। एंड शी द पोइट रिमेन्ड ओनली स्माइलिंग। रिमेन्ड माने रही, मुस्कुराती रही, स्माइलिंग टिल द एंड, अंत तक, जब तक वो विदा नहीं होगी अपनी फ्लाइट में बैठने की, दादी कुछ छोड़ के नहीं गई, तब तक वो मुस्कुराती रही, अंत तक, जाने तक, विदाई तक वो मुस्कुराती ही रही, फेयरवेल तक वो मुस्कुराती ही रही, टिल द एंड, अंत तक। तो इस तरह से इसका आंसर लिखा जाएगा। एंड ये अगर समझ में आंसर आया होगा, तो आप सही, अगर लिख पाएंगे, आंसर अच्छे से लिख पाएंगे, तो मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिखने की प्रैक्टिस भी होगी, और ये आपको 6 नंबर दिलवाएगा। इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल आपको मैंने बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से रोज अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए रोज, जिससे आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। तो इसके साथ ही आगे भी आपको सीखना है, ऐसा नहीं खाली एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल अभी आपको मैं और बताने वाला हूँ। ओके, ठीक है।